नमस्कार। आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर एक लेक्चर की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ जानकारी नहीं लेंगे, हम एक किला बनाएंगे, मौलिक अधिकारों का किला। वाह, ये अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की शुरुआत एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है कि 1950 में जब हमारा संविधान बना तो हमने अपनी ही सरकार को असीमित शक्ति नहीं दी, बल्कि आम नागरिक के हाथ में कुछ ऐसी शक्तियां दी और सरकार के चारों ओर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसे वो भी पार नहीं कर सकती। बिल्कुल। और यही है हमारे मौलिक अधिकार, यही इन अधिकारों का सार है। क्या ये विचार हमने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया है? प्रेरणा तो वहीं से है, लेकिन हमने उसे पूरी तरह से भारतीय रंग में ढाला है। अच्छा। हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा कि भारत में जाति, धर्म, भाषा की कितनी विविधता है, तो उन्होंने सिर्फ आजादी का खुला मैदान नहीं दिया, बल्कि उस पर युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बाड़ भी लगाई। एक उदाहरण देंगे इसका? बिल्कुल। मतलब आपको घूमने की आजादी तो है, पर किसी के बेडरूम में घुसने की नहीं। ठीक है, समझ गए। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है। अच्छा। लेक्चर में इन्हें मौलिक या फंडामेंटल कहने के दो बड़े कारण बताए गए हैं। पहला, ये किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास मतलब फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन की तरह, सही। हाँ, इनके बिना कोई इंसान पूरी तरह से विकसित हो ही नहीं सकता। और दूसरा, इन्हें देश का सर्वोच्च कानून यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड खुद गारंटी और प्रोटेक्ट करता है। देखिए, संसद साधारण कानून तो आसानी से बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों पर हाथ डालना लगभग नामुमकिन है। तो इस किले में हमें कितने अधिकार दिए गए हैं? मैंने सुना कि पहले 7 थे, लेकिन अब 6 हैं। एक कहाँ गया? सही पकड़ा आपने। शुरुआत में 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ने संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले अनुच्छेद 31 में था, उससे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। अच्छा, तो अब वो क्या है? अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A के तहत। तो अब जो 6 अधिकार बचे हैं, उन्हें याद रखने के लिए ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही क्लेवर मेमोनिक्स दिया गया है। हाँ, ये तो वाकई कमाल का है। एक वाक्य है, समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया। आइए इसे खोलते हैं। ये एक लाइन परीक्षा के लिए पूरा ढांचा तैयार कर देती है। कैसे? देखिए, समता से बना राइट टू इक्वालिटी, जो है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। स्वतंत्रता से बना राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण से बना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। धर्म से बना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा से बने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। और आखिर में, और सबसे आखिर में उपचार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो है अनुच्छेद 32। ये ट्रिक तो शानदार है, लेकिन क्या इस क्रम का भी कोई महत्व है? मतलब संविधान बनाने वालों ने समता को स्वतंत्रता से पहले क्यों रखा? बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई कारण नहीं लिखा है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि एक तार्किक क्रम है। बिना समानता के स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है ना? सही बात है। अगर समाज में बराबरी ही ना हो तो कुछ लोगों की आजादी दूसरों पर भारी पड़ेगी। इसलिए पहले एक समान धरातल, अ लेवल प्लेइंग फील्ड यानी इक्वालिटी बनाया गया और फिर उस पर आजादी के अधिकार दिए गए। समझ गया। तो अब जब हमारे पास अधिकार हैं तो एक बुनियादी सवाल उठता है, ये अधिकार हमें मिले किसके खिलाफ है? लेक्चर में एक उदाहरण है कि अगर मेरा पड़ोसी मुझे घर से निकलने से रोके तो क्या ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है? यहीं पर हमारे किले की नींव का पहला पत्थर, अनुच्छेद 12 आता है। मौलिक अधिकार आपको मुख्य रूप से राज्य, स्टेट के खिलाफ मिलते हैं, किसी आम नागरिक के खिलाफ नहीं। अच्छा। हाँ, अगर पड़ोसी रोके तो वो एक अपराध है, आप पुलिस के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार या पुलिस आपको बिना किसी वजह की रोके, तब वो आपके मौलिक अधिकार का हनन है। इसीलिए संविधान सबसे पहले ये साफ करता है कि आखिर ये राज्य है कौन। तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है? सिर्फ सरकार? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है और यहीं से परीक्षा में सवाल बनते हैं। अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य में 4 चीजें शामिल हैं। 4 चीजें? पहली, भारत सरकार और संसद।
दूसरी, सभी राज्य सरकारें और विधानमंडल। तीसरी, सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और चौथी, अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज। ये सबसे पेचीदा और महत्वपूर्ण है। अन्य प्राधिकारी मतलब ये तो बहुत अस्पष्ट, मतलब वेग लगता है। बिल्कुल, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर स्पष्ट किया है। लेक्चर में 2 लैंडमार्क केसेस का जिक्र है, आर.डी. शेट्टी केस 1979 और अजय हासिया केस 1981। इन केसों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार की एक एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट के तौर पर काम करती है, वो भी राज्य मानी जाएगी। जैसे LIC, ONGC, सेल, ये भले ही कंपनियों की तरह काम करें, लेकिन ये राज्य की परिभाषा में आती हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब अगर LIC जैसी संस्था मेरे साथ भेदभाव करती है तो मैं उसे सीधे मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कोर्ट में चुनौती दे सकता हूँ। एग्जैक्टली, और यही अनुच्छेद 12 की ताकत है। इसने मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच बहुत बड़ा कर दिया है। समझ गया। अब आते हैं नींव के दूसरे पत्थर पर, अनुच्छेद 13। इसे लेक्चर में मौलिक अधिकारों का बॉडीगार्ड कहा गया है। एक मिनट, अगर संसदीय देश का कानून बनाती है तो उसे मौलिक अधिकार कम करने वाला कानून बनाने से कौन और कैसे रोक सकता है? क्या कोई सुपर पुलिस है कानूनों के लिए? आपका सवाल ही अनुच्छेद 13 का जवाब है। अनुच्छेद 13 ही वो सुपर पुलिस है। ये साफ साफ कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून या विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। और अगर बना दिया तो अगर गलती से ऐसा कोई कानून बन भी गया तो वो उस हद तक शून्य, वॉइड यानी बेअसर माना जाएगा जिस हद तक वो अधिकारों से टकराता है। यहीं से सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है, भले ही ये शब्द संविधान में कहीं लिखा ना हो। लेकिन यहीं से तो असली टकराव शुरू हुआ होगा। क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून माना जाएगा? क्या संसद संविधान बदलकर ही हमारे अधिकार छीन सकती है? आपने नब्ज पकड़ ली। इस एक सवाल पर हमारे संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच लगभग 24 साल तक एक महायुद्ध चला। 24 साल? हाँ, ये सिर्फ कानूनी बहस नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि भारत में सर्वोच्च कौन है, जनता द्वारा चुनी गई संसद या संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हुआ इस लड़ाई में? लेक्चर में इसकी पूरी कहानी बताई गई है। पहला राउंड, शंकरी प्रसाद केस 1951। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है, इसलिए संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है। यानी संसद जीत गई? हाँ, स्कोर संसद 1, सुप्रीम कोर्ट 0। फिर आया दूसरा राउंड, गोलकनाथ केस 1967। सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल बाद अपना फैसला पलट दिया। कहा संशोधन भी कानून है और संसद मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं छीन सकती। तो स्कोर बराबर? बिल्कुल, संसद 1, सुप्रीम कोर्ट 1। अब तीसरा राउंड, 24वां संशोधन 1971। अब संसद ने पलटवार किया। उन्होंने संविधान में ही बदलाव करके लिख दिया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब संसद फिर आगे हो गई? हाँ, स्कोर संसद 2, सुप्रीम कोर्ट 1। और फिर आया फाइनल राउंड, केशवानंद भारती केस 1973। ऐतिहासिक केस, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला। 13 जजों की बेंच ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, संसद को संविधान में कुछ भी बदलने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, और मौलिक अधिकार इस मूल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। वाह, मतलब इस एक फैसले ने हमेशा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। और मजे की बात देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला जिसने हमारे संविधान को बचाया, वो 13 जजों की बेंच ने 7-6 के मामूली बहुमत से दिया था। बिल्कुल। सिर्फ एक जज के वोट ने भारत के संविधान का भविष्य तय कर दिया। अविश्वसनीय है। और इसी के साथ लेक्चर में 2 और सिद्धांत बताए गए हैं जो अनुच्छेद 13 से जुड़े हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्लिप्स का मतलब है कि कोई पुराना कानून जो मौलिक अधिकारों से टकराता है वो मरता नहीं, बस ग्रहण की तरह छिप जाता है। और सेवरेबिलिटी? सेवरेबिलिटी का मतलब है कि अगर किसी कानून का सिर्फ एक हिस्सा खराब है तो पूरे कानून को नहीं, सिर्फ उस खराब हिस्से को ही हटाया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी नींव अनुच्छेद 12 और 13 तैयार है। अब इस पर पहली मीनार खड़ी करते हैं, समानता का अधिकार। ट्रांसक्रिप्ट में इसके लिए एक्रोनिम है
ई डाउट। हाँ, ये पांचों अनुच्छेदों को क्रम में याद रखने में मदद करता है। ई से इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14, डी से प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनुच्छेद 15, ओ से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अनुच्छेद 16, और यू और टी? यू से अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17, और टी से अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अनुच्छेद 18। इसमें अनुच्छेद 14 की भाषा थोड़ी कंफ्यूजिंग है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे ऐसे समझिए, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने ब्रिटेन से लिया है, एक नकारात्मक अवधारणा है। ये सरकार को कुछ करने से रोकती है। मतलब कोई वीआईपी नहीं, कानून सबके लिए बराबर। और दूसरा वाला? और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो हमने अमेरिका से लिया है, एक सकारात्मक अवधारणा है। ये सरकार को कुछ करने के लिए कहती है, यानी एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के लिए एक जैसा कानून बनाने के लिए। यहीं से आरक्षण जैसी नीतियों का आधार निकलता है। और हाल ही में जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा था, वो भी इसी से जुड़ा है। हाँ, लेक्चर में इसे हॉट टॉपिक बताया गया है। 103वां संशोधन 2019 आया, जिसने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया। इसे जनहित अभियान केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सही भी ठहराया। और अनुच्छेद 16 में जो इंदिरा साहनी केस 1992 है, हाँ, उसकी क्या अहमियत है? वो केस आरक्षण के कानून में मील का पत्थर है। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बातें कहीं। एक, आरक्षण की सीमा कुल मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दो, पिछड़े वर्गों में जो संपन्न लोग हैं यानी क्रीमी लेयर, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। और अनुच्छेद 17 और 18 यानी अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत? हाँ, और अनुच्छेद 17 की खास बात यह है कि यह एक आत्यंतिक एब्सोल्यूट अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जैसे महाराजा, राय बहादुर। लेकिन बालाजी राघवन केस 1996 में कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधि नहीं है। अच्छा, वो सम्मान है। हाँ, बस शर्त यह है कि इन्हें कोई अपने नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलिए, समानता की मीनार तो बन गई। अब आते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मीनार पर, जिसे लेक्चर में संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, खासकर अनुच्छेद 19। बिल्कुल, इसमें 6 तरह की आजादी है और उन्हें क्रम में याद रखने के लिए एक कहानी बताई गई है, एक नागरिक की यात्रा। क्या कहानी है? सबसे पहले नागरिक ने बोला 19A, भाषण और अभिव्यक्ति। जब वो बोला तो लोग इकट्ठे हुए। 19(1)B, शांतिपूर्ण सम्मेलन। फिर इकट्ठे होकर उन्होंने एक संघ बनाया। 19(1)C, संघ बनाकर वे देश में घूमने निकले। 19(1)D, घूमते हुए एक जगह पसंद आई और वहां बस गए। 19(1)E, और बसने के बाद पेट भरने के लिए व्यापार किया। 19(1)G, बोलना, इकट्ठा होना, संघ बनाना, घूमना, बसना और व्यापार करना। ये क्रम तो अब कभी नहीं भूलेगा। लेकिन क्या ये सारी आजादियां असीमित हैं? नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन है। आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां से देश की सुरक्षा या किसी और की आजादी शुरू होती है। और इंटरनेट का अधिकार? हाँ, ये स्टार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अनुराधा भसीन केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1)A और 19(1)G का हिस्सा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। लेक्चर इसे मानवीय गरिमा का घोषणा पत्र कहते हैं। इसका दायरा इतना बड़ा कैसे हो गया? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इसकी यात्रा A.K. गोपालन केस 1950 के संकीर्ण दृष्टिकोण से शुरू हुई, लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में सब कुछ बदल गया। उस केस में क्या हुआ था? जब सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया काफी नहीं है, बल्कि वो प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भी होनी चाहिए। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 में जान फूंक दी। मतलब इस एक केस ने जीने के अधिकार को गरिमा के साथ जीने के अधिकार में बदल दिया। बिल्कुल, और इसी के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई अधिकार शामिल किए हैं, जैसे निजता का अधिकार जो पुट्टस्वामी केस 2017 में स्थापित हुआ। और भी हैं? हाँ, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार जो हादिया केस से जुड़ा है, और गरिमा के साथ मरने का अधिकार।
पैसिव यूथनेशिया भी। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये तो लाइफलाइन है। बिल्कुल। ठीक है, अब किले के बाकी हिस्सों को भी। और सबसे जरूरी बात, 44वें संशोधन के बाद आर्टिकल 20 और 21 वो अधिकार हैं जिन्हें इमरजेंसी में भी छीना नहीं जा सकता। और आर्टिकल 20 भी तो एक मजबूत ढाल है। हाँ, ये हमें राज्य की मनमानी से बचाने के लिए 3 सुरक्षा कवच देता है। कौन कौन से? पहला, किसी काम के लिए सजा उसी कानून से मिलेगी जो उस वक्त लागू था, पुराने कानून से नहीं। दूसरा, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं। और तीसरा, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब किले के बाकी हिस्सों पर एक नजर डालते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। ये अधिकार समाज के सबसे कमजोर तबके को सुरक्षा देते हैं। आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम करने से बचाता है। और धर्म की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 25 से 28, ये तो अक्सर विवादों में रहता है। हाँ, कोर्ट कैसे तय करता है कि धर्म का कौन सा हिस्सा जरूरी है और कौन सा नहीं? यहीं पर अनिवार्य धार्मिक प्रथा यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत आता है। कोर्ट ये देखता है कि क्या कोई प्रथा उस धर्म का इतना अभिन्न अंग है कि उसके बिना वो धर्मी अधूरा हो जाएगा। ये तो काफी मुश्किल काम होगा। बहुत ही संवेदनशील और मुश्किल काम है, जैसा हमने हाल के हिजाब जैसे विवादों में देखा है। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों, आर्टिकल 29 और 30 में एक बहुत बारीक सा अंतर है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, और ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आर्टिकल 29 अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का अधिकार भारत के नागरिकों के किसी भी अनुभाग को देता है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, तो इसमें बहुसंख्यक भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आर्टिकल 30 जो अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है, वो सिर्फ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है। अच्छा, तो एनी सेक्शन और ओनली माइनॉरिटीज का फर्क याद रखना है। एकदम। अब आते हैं उस अधिकार पर जिसके बिना ये पूरा किला ही बेमानी हो जाता, वो चाबी जिससे इस किले का हर दरवाजा खुलता है, आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके पास अधिकार हैं लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई रास्ता नहीं, तो वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। सही बात है। आर्टिकल 32 हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों पर हमला हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इन्हें लागू करवाने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश यानी रिट जारी करता है। ये 5 रिट कौन कौन सी हैं, संक्षेप में? पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, शरीर को पेश करो। दूसरी, परमादेश, मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। तीसरी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, निचली अदालत को रोकना। चौथी, उत्प्रेषण, सर्शुरारी, केस ऊपर भेजो। और 5वीं, अधिकार पृच्छा, को वारंटो, तुम किस अधिकार से इस पद पर हो। और रिट के लिए क्या हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं? हाँ, आर्टिकल 226 के तहत। और यहाँ एक स्टार पॉइंट है जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है। क्या? रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट किसी भी और कानूनी अधिकार के लिए भी कर सकता है। एग्जैक्टली। चलिए अब इस नक्शे की मदद से कुछ असली परीक्षा के सवालों के डेड एंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी 2021 का सवाल, निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, किस अनुच्छेद के तहत आता है? जैसे ही निजता शोध दिमाग में आए, तुरंत पुत्तास्वामी केस और गरिमा के साथ जीवन का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। और जीवन की गरिमा का सबसे बड़ा संरक्षक है अनुच्छेद 21। ठीक है। अगला, यूपीएससी 2021 से ही संपत्ति के अधिकार की आज की स्थिति क्या है? कहानी याद करें, ये उन 7 अधिकारों में से था जिसे 44वें संशोधन ने लिस्ट से बाहर कर दिया था। तो ये अब मौलिक अधिकार तो नहीं है। तो फिर क्या है? ये अब आर्टिकल 300A के तहत एक विधिक यानी कानूनी अधिकार है जो हर व्यक्ति, नागरिक और विदेशी दोनों को मिला है। एक और, यूपीएससी 2019 से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये हादिया केस से जुड़ा है। शादी करना जीवन का एक बहुत ही निजी फैसला है ना? हाँ बिल्कुल। जो सीधे सीधे व्यक्ति की गरिमा और आजादी से जुड़ा है। और गरिमा और निजी आजादी का मतलब है अनुच्छेद 21। आरपीएससी का एक सवाल, इनमें से कौन आर्टिकल 12 के तहत राज्य नहीं है? विकल्प थे आरपीएससी, बीसीसीआई
और एक सरकारी कॉलेज। आसिया, हासिया का टेस्ट याद करें क्या? सरकार का कंट्रोल है। आरपीसी और सरकारी कॉलेज तो सीधे सीधे राज्य हैं, लेकिन बीसीसीआई आर्थिक या प्रशासनिक रूप से सरकार पर निर्भर नहीं है। तो सही जवाब बीसीसीआई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे राज्य नहीं माना है। अंतिम सवाल, किस रिट का मतलब है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं यानी एक तरह का मैंडेट या कमांड। ये लैटिन शब्द मैंडमस से आता है, जिसका मतलब है परमादेश। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, ये अधिकार कोई खैरात नहीं है। ये वो हथियार है जिन्हें चलाना सीखना हर नागरिक का फर्ज है। संविधान सिर्फ वकीलों की किताब नहीं, बल्कि इस किले में रहने वाले हर नागरिक का यूजर मैनुअल है। और अंत में बस एक विचार, मौलिक अधिकारों का असली संघर्ष किताबों में नहीं, बल्कि समाज और अदालतों में हर रोज लड़ा जाता है। सही कहा। एक जागरूक नागरिक होने का मतलब सिर्फ अपने अधिकार जानना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि आपके अधिकार कहाँ खत्म होते हैं और दूसरों के कहाँ से शुरू होते हैं। ये संतुलन ही एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का पहला कदम है अपने संविधान को जानना।